हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं भैया। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये पेपर सॉल्व नहीं कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थोड़ा अब अल्लाह का शुक्र है, आराम है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लेखांकन के सिद्धांत आधारित हैं, तो ये व्यावहारिकता पर आधारित है। ठीक है भैया, ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ। तो क्या होता है, असल में लेखांकन के जो सिद्धांत हैं वो नॉर्मली व्यवहार से आए हैं, व्यवहार से ही एक्सेप्ट किए गए हैं, यानी कि जिन्हें पर सभी लोगों की राय एकमत हुई है, सब जो चलन में है उसी को जो है स्वीकार किया गया है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही लेखा समीकरण कौन सी है? तो ये ए हो जाएगा, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। अदत्त किराए के लिए समायोजन की जनरल प्रविष्टि क्या होगी? तो अदत्त किराया हमारा एक दायित्व है भैया, और उसकी समायोजन प्रविष्टि क्या होगी कि किराया हमारा खर्चा है जो हो गया, लेकिन हमने अभी भुगतान नहीं किया, तो किराया तो डेबिट हो जाएगा और अदत्त किराया क्रेडिट हो जाएगा। ये तो ये बी ऑफ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष आशय है। तो अनुकूल शेष का आशय मतलब रोकड़ बही के अनुसार जो डेबिट बैलेंस होता है वो आपका रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल होता है, और पासबुक के अनुसार जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, जमा शेष से। ठीक है भैया, ओवरड्राफ्ट में इसका उल्टा हो जाता है, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका क्रेडिट शेष होगा? तो भैया देखिएगा, स्थगित आगम्य, स्थगित आगम्य जो है आपका खर्चा है, सीधी सी बात है, डेबिट होगा, संपत्ति मान करके संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। अर्जित आय लेकिन प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हम कमा ली लेकिन मिली नहीं, तो यह हमारा जो है डेबिट साइड में लिखा जाएगा भैया, यानी कि ये भी हमारी संपत्ति मानकर एसेट पक्ष में लिखा जाएगा। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती, ये भी हमारा जो है डेबिट ही होता है भैया, खर्चा एक तरह से डेफर्ड रेवेन्यू मान करके बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। घोषित लाभांश किंतु अदत्त है, हमने डिक्लेयर कर दिया है डिविडेंड लेकिन अभी भुगतान नहीं किया है, तो ये हमारी लाइबिलिटीज है, शेयर होल्डर्स को देना है। अगला देखिएगा, आंतरिक निरीक्षण के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति होती है। तो अंकेक्षक की स्थिति एक नेता के रूप में नहीं होती, प्रबंधक के रूप में नहीं होती, कर्मचारियों के रूप में नहीं होती। नेता का मतलब होता है कि जो इन्फ्लुएंस करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है अपने कैंडिडेट को, जो इन्फ्लुएंस करता है अपने कैंडिडेट को, ठीक है, वो नेता कहलाता है। जो अपने व्यवहार से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देता है वो नेता कहलाता है। और प्रबंधक के रूप में जो होता है, यानी कि जो मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है, प्रबंध करता है, वो प्रबंधक कहलाता है। और कर्मचारियों के रूप में मतलब कि जो किसी दूसरे के लिए बात करता है वो कर्मचारी कहलाता है, किसी के लिए कोई काम करता है। तो आंतरिक निरीक्षक जो है वो असल में जांचकर्ता के रूप में होता है। ठीक है भैया, एक जांचकर्ता के रूप में होता है, ना कि नेता के रूप में, प्रबंधक के रूप में या कर्मचारी के रूप में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लेखांकन प्रक्रिया में निम्न शामिल नहीं है। तो लेखांकन प्रक्रिया में अभिलेखन, वर्गीकरण, सारांशीकरण सभी है, लेकिन सरलीकृत नहीं है। ये मैथमेटिकल का पोर्शन है। सरलीकृत जो किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन जो किया जाता है, वो गणित में किया जाता है, अकाउंटिंग में नहीं किया जाता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रबंधकीय अंकेक्षण का अर्थ है। तो प्रबंधकीय अंकेक्षण जो है क्या होता भैया? प्रबंधकीय अंकेक्षण यानी कि प्रबंध तंत्र में उद्देश्य तथा प्रक्रियाओं का व्यवस्थित मूल्यांकन जो है वो कहलाता है भैया। ठीक है,
हाँ, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, ए प्रचलन का आशय है निम्न कारणों से मूल्य में गिरावट। तो ए प्रचलन का मतलब सीधी सी बात है कि ए प्रचलन का मतलब होता है कि नई टेक्नोलॉजी आ जाना, ठीक है, इन्वेंशन हो जाना। नई इन्वेंशन होगी तो पुराना इन्वेंशन खत्म हो जाएगा, नए इन्वेंशन को प्रीफर किया जाएगा, ठीक। तो ये अन्वेषण होता है, इन्वेंशन होता है, ओके। ह्रास कोष पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को प्रति एक वर्ष दिखाया जाता है। तो ह्रास कोष पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को उसके लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। ह्रास कोष पद्धति में असल में होता क्या है कि लाभ हानि खाते में से एक निश्चित राशि निकाल करके ह्रास कोष खाते में डाल दी जाती है और उसे विनियोग किया जाता है। जब संपत्ति स्थापित करनी होती है तो उन विनियोगों को बेच करके नई संपत्ति खरीद ली जाती है, ठीक। तो ऐसी दशा में ह्रास कोष पद्धति में संपत्ति को उसके लागत मूल्य पर दिखाया जाता है और उस पर लगने वाले ह्रास को ह्रास कोष खाते में दिखाया जाता है, जिसे ह्रास प्रावधान खाता भी कह सकते हैं, ओके। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आयकर की दरें निर्धारित की जाती है। तो आयकर की दरें वित्त अधिनियम के द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि आयकर अधिनियम द्वारा, अध्यादेश द्वारा या केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के करों के अंतर्गत। हाँ, ये बात सही है कि आयकर जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष करों के बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करता है, लेकिन आयकर की दरें जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष करों का बोर्ड निर्धारित नहीं करता, बल्कि वित्त अधिनियम के द्वारा ये निर्धारित की जाती है, ओके। तो 11 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उस नोट का नाम जो एक ग्राहक को माल लौटाने की दशा में दिया जाता है। तो सप्लायर जो क्रेता को माल वापसी के संबंध में एक स्रोत प्रपत्र इशू करता है, निर्गमित करता है, उसे जमा पत्र कहते हैं, यानी कि क्रेडिट नोट कहते हैं भैया। आगे देखिए, तलपट बनाकर किसकी जांच की जाती है। तो तलपट से गणितीय शुद्धता की जांच ज्ञात करने के लिए तलपट बनाया जाता है, जो कि ये बताता है कि तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल गया। लेकिन तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाने का ये मतलब नहीं है कि खाते बनाते समय कोई त्रुटि नहीं हुई है। त्रुटि हो सकती है, जो कि एक पक्षीय त्रुटि होगी, द्विपक्षीय त्रुटि का पता नहीं चल सकता। एक पक्षीय त्रुटि हो सकती है, दो पक्षीय भी हो सकती है, लेकिन एक पक्षीय त्रुटि का पता हमारे तलपट से पता चल जाता है, द्विपक्षीय त्रुटि का पता तलपट से नहीं चल पाता, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खरीद बही में 1520 रुपये को 1250 रुपये। तो भैया 1520 रुपये लिखने तो लिखेगा 1250 रुपये, तो ये क्या हो गई, गलत रकम से गलत खाते में, गलत रकम से गलत खाते में एंट्री हो जाना। ये जो होती है ये एक तरह से परिवर्तन त्रुटि कह लो, या एरर ऑफ कंपनसेटिव एरर ऑफ कमीशन कह लो, ठीक है भैया। यहाँ पर एनफोर्समेंट एरर मतलब वही चीज है, एरर ऑफ कमीशन, ओके। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम की किस धारा के द्वारा कंपनी के अंतिम लेखे नियंत्रित होते हैं। तो धारा 211। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, जरा जल्दी जल्दी से, है नी टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक, यानी बी राइट आंसर है। आगे देखिए, सकल लाभ बराबर होता है। तो सकल लाभ जो होता है विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत होता है, ठीक है भैया। आगे देखिए,
वर्क मैनेजर को कमीशन देने के बाद बचे शुद्ध लाभ का 10% कमीशन जनरल मैनेजर को मिलता है। जनरल मैनेजर को कमीशन देने के बाद बचे शुद्ध लाभ का 5% कमीशन वर्क्स मैनेजर को मिलता है। कोई भी कमीशन दिए जाने के पूर्व लाभ की राशि 7,500 रुपये। वर्क्स मैनेजर का कमीशन निकटतम कितना होगा? तो ये 339 रुपये आएगा भैया। डी इसका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा और चलिए फिर कभी कराता हूँ इसको सॉल्यूशन। आगे देखिए, व्यापार ने अनुज को 80,000 रुपये का चेक वेतन के रूप में 25 जून 2023 को दिया। अनुज बैंक गया तथा चेकों को 3 जुलाई 2023 को अपने खाते में जमा कर दिया। अंतिम खाते की तिथि पर चिट्ठे में क्या प्रविष्टि की जाएगी? तो क्या होगा भैया कि 80,000 रुपये का चेक वेतन के रूप में 25 जून 2023 को दिया। अनुज बैंक गया तथा चेकों को 3 जुलाई 2023 को अपने खाते में जमा कर दिया। अंतिम खाते की तिथि पर चिट्ठे में क्या प्रविष्टि होगी? तो भैया सीधी सी बात है, अंतिम खाते की तिथि पर कोई भी नहीं होगी, क्योंकि न तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, यह किराया क्रय पद्धति पर बेचे गए माल की लागत को हस्तांतरित किया जाता है। तो किराया क्रय पद्धति जो है वो किराया क्रय मूल्य किराया क्रय व्यापारिक खाते में जाता है। ठीक है, आगे देखिए, दिवालिया लेखों में सूची ए में किसे सम्मिलित किया जाता है? दिवालिया लेखों में सूची ए में किसे रखा जाता है? तो दिवालिया की दशा में सूची ए में जो है वो कौन सी चीज आती है भैया? सूची ए में मतलब ये सुरक्षित लेनदार आते हैं। ओके, आगे देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है, यदि बिक्री में किस कमी 3,30,000 रुपये सकल लाभ की दर 30% है तो सकल हानि होगी। तो 3,33,000 का 30% निकालेंगे तो 99,000 आ जाएगा। 3,30,000 में से 99,000 घटाएंगे तो ये सॉरी 3,30,000 का 33% 99,900 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, लाभ की हानि बिक्री में कमी गुणा अल्लाह, तो 99,900 रुपये आ गया भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में क्रमशः कब पारित किया गया था? तो जीएसटी बिल 3 अगस्त और 8 अगस्त 2016 को, ठीक है, हुआ था भैया। आगे देखिएगा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त स्कंद विपणन के लिए बैंकिंग कंपनियों के लिए, सहकारी समितियों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए तो अनिवार्य अंकेक्षण जो है वो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे संयुक्त स्कंद कंपनी हो, बीमा कंपनी हो, सहकारी समिति हो, ये सभी के लिए होता है। ठीक है, संयुक्त पूंजी सामान्य तौर पर प्रयुक्त पूंजी जो होती है वो
समता पूंजी और दीर्घकालीन पूंजी दोनों होती है भैया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फटाफट। रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो कम हो। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रविष्टि प्रणाली के प्रवर्तक पेसियोली निवासी थे। आगे देखिए, दोहरा लेखा प्रविष्टि प्रणाली के प्रवर्तक पेसियोली कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे भैया। इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आश्रित शाखा के शाखा खाते में किस मद को नहीं दिखाते? तो ये जो है ना तो उधार बिक्री दिखाई जाती है, ठीक है, विक्रय वापसी नहीं दिखाई जाती, और भैया इसके साथ साथ बट्टा भी नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसके बाद में ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभागीय लेखों में बट्टे को किस आधार पर बांटा जाता है? तो विभागीय लेखों में बट्टे को बिक्री के आधार पर बांटा जाता है, क्योंकि हम भैया बिक्री के आधार पर ही बट्टे को जो है ग्राहकों को बट्टा देते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में उपार्जित आय कर योग्य है? तो उपार्जित आय सभी करदाताओं के लिए कर योग्य है जो भारत में उपार्जित होगी। मैंने 4 बातें बताई थी, भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, भारत में उपार्जित हो, भारत में उपार्जित हुई समझी जाए, ये सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त होती हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये कह रहा है भैया, एक कंपनी हो सकती है तो कंपनी जो है या तो निवासी होगी या अनिवासी होगी, असाधारण निवासी नहीं हो सकती एक कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तु के निर्माण से उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायक होती है कहलाती है वाणिज्य। आगे देखिएगा, एक विज्ञापन अभियान पर किया गया खर्च जिसका लाभ 3 वर्षों में होगा तो डेफर्ड रेवेन्यू हो गया। मोर देन 1 ईयर जो खर्चे एक साल में जिस साल किया उसी साल जिनको राइट ऑफ नहीं किया जाता वो हमारे जो होते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, अस्थगित एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 तो ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो भैया यहाँ पर देखिए, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त क्षमता बनती है, तो भैया पूंजीगत, ये तो बात सही है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन लाभ होता है, ये भी सही है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप स्थायी अस्तित्व का अधिग्रहण होता है, बिल्कुल सही है। बाजार में किसी नए उत्पाद का प्रवेश करने के लिए विज्ञापन अभियान पर भारी व्यय पूंजीगत व्यय, ये गलत है क्योंकि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, किस भुगतान पद्धति में, किस्त भुगतान पद्धति में यदि क्रेता किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है तो क्रेता अगर किस्त भुगतान पद्धति में अपनी बकाया किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता को सिर्फ क्रेता पर दावा करने का अधिकार है और उसको संपत्ति वापस लेने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ अपनी रकम के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ही कैन स्वीट ओनली फॉर रीपेमेंट ऑफ देयर मनी, नॉट इट्स मोर देन। ओके, अगला देखिएगा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है? तो ये सब व्यक्तिगत खाते हैं, पूर्वदत्त, आहरण खाता, किराया, आदत किराया खाता, ये सब जो है व्यक्तिगत खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिवालिया खाते में विनिमय साध्य प्रलेख, विनिमय साध्य प्रलेख मतलब क्या होता है भैया कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी गैर शर्त रहित प्रपत्र होता है, ठीक है।
हाँ, तो ये कह रहे हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जो दिखाया जाता है वो लिस्ट जी में दिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, किराए लिस्ट ए में जो आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लिस्ट डी में जो आते हैं वो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, और लिस्ट एफ में जो आते हैं वो बुक डेप्ट आते हैं भैया। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39, स्टॉक व देनदार पद्धति में खोले जाने वाले खाते हैं। तो स्टॉक एवं देनदार पद्धति के अंतर्गत ये सारे खाते खुलते हैं, चाहे वो स्टॉक खाता हो, देनदार खाता हो, संचय खाता हो, शाखा संयोजन खाता हो, ये सभी के सब जो है वो बनाए जाते हैं। आगे देखिएगा, ये सभी जो है ब्रांच के अकाउंट होते हैं। 39 के बाद में 40 देखिएगा भैया, समस्त विभागीय विनिमय जिसमें वित्तीय प्रकृति के आदेश या निर्देश सम्मिलित होते हैं, जिनका महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं भैया? ये कोषाधिकारी का उसकी अनुमति से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अन्य अधिकारी के द्वारा बनाए जा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य वित्तीय लेखा नियम एक के कौन से परिशिष्ट में लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं दायित्व विहित है? तो ये परिशिष्ट 4 व 5 में दिए गए भैया। अगला देखिएगा 42, ये कह रहा है एक नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों से उनके द्वारा जमा कराई गई प्रपत्र 23 के अंतर्गत कराई गई राजस्व प्राप्तियों की सूचना प्रतिमाह प्राप्त करता है। ठीक है, ओके, प्रपत्र GA23 के द्वारा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन 43, सामान्य वित्तीय लेखा नियम 28 के अनुसार महालेखाकार अपने लेखों का एक उद्धरण को दर्शाता है। एक सामान्य वित्तीय लेखा नियम 28 के अनुसार महालेखाकार अपने लेखों का एक उद्धरण को दर्शाता है, को भेजता है, जिसमें मासिक जमा राशि नियंत्रित अधिकारी को होती है। ओके, आगे देखिएगा, इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में पाई गई त्रुटियों को लेखे में शुद्धि कराने हेतु विवरण कौन से प्रपत्र में संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखा को अग्रेषित किया जाता है? तो प्रपत्र GA15 के अंतर्गत ये काम किया जाता है। आगे देखिए, सरकारी धनराशि की प्राप्ति परिणाम स्वरूप किस प्रारूप में रसीद जारी की जाती है? तो GA13 में ये जारी की जाती है भैया। ठीक है, अगला देखिएगा, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम कितने खंड में विभाजित है? तो ये 3 खंड में विभाजित है भैया। ठीक है, अगला देखिएगा, मुकेश खाते के डेबिट एवं क्रेडिट, मुकेश खाते के डेबिट एवं क्रेडिट खाते के क्रेडिट पक्ष में, तो ये क्या होगा भैया? मुकेश को 10,000 का माल बेचा, इस लेन देन की खतौनी क्या होगी? तो मुकेश डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भैया, ये लिखा है x+2, x⁻² + 4x + 4, फिर है भैया x⁻³ + 6x³ प्लस 12x + 8। तो जरा देखिएगा, सिंपली बात है कि 12x जब की बात करेंगे कि 12x है, तो 12x क्या करेंगे भैया? 12x+2 प्लस ब्रैकेट बंद x+3 और x+4, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे भैया, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 180 इसका आंसर, सॉरी
कहाँ गया क्वेश्चन? 48। ये x प्लस 2 की पावर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है। हाँ, अगला देखिएगा। ये कह रहा है एक त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता? तो 180 होता भैया, इसे देखने की जरूरत ही नहीं। एक जो समतल रेखा साधारण रेखा पर बने कोण होते हैं उन सभी का योग 180 अंश होता है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या भैया? ये कह रहा है किन आकृतियों पर 4 बराबर भुजाएं और समान विपरीत कोण होते हैं? तो ये वर्ग का वर्ग हो जाएगा, इसे वर्ग कहते हैं। 80 का कितने प्रतिशत? 16 है। तो 80 का 16% निकालने के लिए 80 गुणा x बटे 100 बराबर 16 कर देंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो 80 गुणा 16, ठीक है, 80 गुणा 100 बटे 16 करेंगे तो ये सीधी सी बात है 20 रुपये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहे हैं वह आकृति जिसमें कोई भुजा और कोना ना हो तो उसे सर्किल कहते हैं, वर्ग कहते हैं भैया। ऐसी आकृति जिसमें कोई कोना नहीं होता, कोई भुजा नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? सर्किल कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में और 80% परीक्षार्थी गणित में और 10% दोनों में फेल हुए हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या है भैया, मान लेते हैं कि कुल छात्रों की संख्या 100 है। ठीक, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अंग्रेजी में फेल होने वालों की संख्या 100 माइनस 70 बराबर 30% बचेगा। उसके बाद में गणित में फेल होने वालों की संख्या 100 माइनस 80 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। उसके बाद में दोनों विषयों में आगे देखिए भैया। दोनों में फेल हो गए 10, तो कुल मिलाकर के कुल फेल होने वाले कुछ कितने हो गए भाई? 30 एक थे, 20 एक थे, 30 20 कितने हो गए? 50। 50 में से 10 कम कर दो जो दोनों में ही फेल है तो कितने बचेंगे? 40। और 100 में से 40 फेल हो गए तो 60 पास हो गए। 160% जो 144 है तो 100% कितना हो जाएगा? 144 गुणा 60, 144 गुणा 100 बटे 60 करेंगे तो ये 270 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 270 नहीं, 240, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो गई थी। ओके, 240 आएगा। अगला देखिए, ये कह रहा है 70 का 4/5 भाग 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम होगा? तो 70 का 4/5 निकालेंगे तो 56 आ जाएगा और 112 का 5/7 निकालेंगे तो ये 80 आ जाएगा। इनका डिफरेंस निकाल करके फिर 80 से डिवाइड करके ये 30% राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ई कॉमर्स का सही अर्थ है। तो ई कॉमर्स का जो सही अर्थ है वो क्या है भैया? ये सभी के सब ई कॉमर्स में आते हैं, चाहे व्यापार करना है, उत्पादों और सर्विसों को बेचना है, इलेक्ट्रॉन कॉमर्स है, तो ये सभी के सब जो है वो क्या है भैया? ई कॉमर्स का ही अंग है भैया। अगला देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग व्यापार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन सभी में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन है वैन का अर्थ है। तो वैन मतलब, वैन का मतलब, वैन की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है भैया? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ओके, ये कह रहा है ब्लूटूथ का उदाहरण है। तो ब्लूटूथ जो है एक पर्सनल है, एक पर्सनल नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। हॉट स्पॉट है, चाहे हॉट स्पॉट हो, पर्सनल है, ये हॉट स्पॉट है, वाईफाई है, ये सब क्या है कि ये निजी है, पर्सनल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। ओके, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए लेंस एक कॉर्पोरेट सकते हैं के उपयोग से कनेक्ट किए जाते हैं वैन।
अभी बताया था। वैन मतलब क्या होता है भैया, है नी, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क नहीं है? तो नेटवर्क कौन सा नहीं है भैया? रेन जो है वो नेटवर्क नहीं है, पेन मेन लेन ये सब नेटवर्क है, लेकिन ये नेटवर्क नहीं है। ओके, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि वॉइस कम्युनिकेशन को प्रेषित करने की तकनीक का एक समूह है। VoIP का पूरा नाम क्या है भैया? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, लेन सिस्टम होता है तो लेन सिस्टम लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। और ब्लूटूथ भैया मैंने अभी बताया था आपको, ब्लूटूथ तो अभी बताया था, USB ब्लूटूथ ये सब क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है भैया। ठीक है भाई, ओके, आज पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, कई दिन के बाद हुआ है, थोड़ा स्वास्थ्य जरा खराब चल रहा था। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।